हमारे साथ अब एक ख़ास मेहमान है जिनसे हम एनडीटीवी ने जो खुलासा किया उस पर बात करेंगे। भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर आपका। हमारा जो सबसे पहला सवाल ये है कि भोपाल में जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या फिर गुजरात एटीएस है, उसका दावा है कि देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री को उन्होंने भांडाफोड़ किया है, उसको पकड़ा है। जहां तक हम जानते हैं कि भोपाल पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है, तो पहला सवाल आपसे यही है कि भोपाल पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? ड्रग्स को लेकर के पुलिस बहुत गंभीर है और लगातार कार्रवाइयाँ की गई हैं। अगर हम इस साल के कार्रवाइयों की बात करें तो इस साल लगभग भोपाल पुलिस ने अलग अलग तरह की कार्रवाइयों में 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ड्रग्स जब्त किए हैं। बहरहाल इस मामले में जिसमें आपने कहा यह सिंथेटिक ड्रग से जुड़ा मामला है, जिसमें सूचना आने पर तत्परता से पुलिस ने भी इसमें कार्रवाई की थी। इसमें खास बात है कि यह जो सिंथेटिक ड्रग्स है, सिंथेटिक ड्रग्स के साथ एक बड़ी चुनौती है और इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके जो केमिकल फ्यूज होते हैं, ख़ास तौर पे जो एसीटोन की हम बात करें या HCl की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, ये सारे जो ड्रग्स हैं वो कोई भी ड्रग्स इसमें निषेधित नहीं है, यानी कि शेड्यूल्ड ड्रग्स नहीं है। इसलिए शेड्यूल्ड ड्रग ना होने से इसमें एक बड़ी समस्या है कि जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं उनको पहले से तय कर पाना कि किस लिए उपयोग होंगे बहुत मुश्किल है। समान तौर पे पुलिस फैक्ट्रीज की जांच नहीं करती है। समान तौर फैक्ट्रीज में जो केमिकल्स यूज होते हैं, जो उनका गोडाउन है, उसको पुलिस समानता जांच नहीं करती है। इसलिए कई बार प्रारंभिक दौर में ये चीज़ें पता नहीं चल पाती। ये पता तब चलती है जब अगर कोई ड्रग्स का उत्पादन हो और इन ड्रग्स के किसी छोर में, इस पूरी चेन में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस के हत्थे चढ़ जाए या पुलिस को सूचना मिले, या फिर एक सामान्य जो जांच होती है उस पूरी जांच की प्रक्रिया में कोई अनियमितता पाई जाए। इन दोनों स्थितियों में पता लगती है। अगर इसमें पहले से प्रोसेस न हो, यानी कि जितने केमिकल्स मैंने बताया जो जब्त हुए हैं, इनको अगर प्रोसेस करके किया जाए तो यह एक सिंथेटिक ड्रग बनता है। लेकिन अगर इनको प्रोसेस ना किया जाए तो पूर्ववर्ती स्थिति में ये शेड्यूल ड्रग की श्रेणी में नहीं आती और पुलिस उनको अलग से अगर पाए भी तो कार्रवाई नहीं कर सकती। जैसे कि उसमें कास्टिक सोडा भी था और भी कई इसमें चीज़ें थीं जो सामान्य तौर पे अन्य 50 चीज़ों में, अन्य इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है, उत्पाद हैं, उनमें इनका उत्पादन होता है। और समान तौर पर हम देखेंगे तो इंडस्ट्रियल इलाके में इस तरह के सिंथेटिक ड्रग संबंधी समस्याएं आती हैं। इसलिए पुलिस की अब चुनौती है कि एक खासतौर पे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, संबंधित विभाग के साथ मिलकर के इसमें बाकी जो खाली गोडाउन है और इस तरह के जो संदिग्ध अगर कोई भी इस तरह की गोडाउन या खाली गोडाउन है उनकी जाँच करेगी और कर भी रही है। सर, ये जो ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जिसको जैसा मैंने कहा कि एनसीबी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री है, इसके बाद एनडीटीवी की हमारी टीम ने भी भोपाल की गलियों में, फिर चाहे वो पॉश इलाका हो, 74 बंगले का, बिटन मार्केट का, अरेरा कॉलोनी का, या फिर इतवारा में, मंगलवारा में, घूम घूम कर हमने जो ड्रग पैडलर्स हैं उनको अपने कैमरे में कैद किया है। खुलेआम आपको जो भी नशा चाहिए वहाँ पर मौजूद है। तो इसके बारे में और इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद मेरा सवाल ये है कि आप बार बार कह रहे हैं कि भोपाल पुलिस कार्रवाई करती है, तो फिर ऐसे लोग क्यों सक्रिय हैं? भोपाल की सड़कों पर इतने खुलेआम ड्रग्स की बिक्री कैसे हो रही है? पुलिस लगातार कार्रवाई करती है। इसमें बहुत सारे आरोपियों के विरुद्ध NSA की कार्रवाई की गई है। इसमें कई जगहों में पुलिस ने लगातार अभियान चलाया है। इसमें ऑपरेशन अंकुश चलाया गया है, जिसमें 55 बड़े आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। जहाँ तक ड्रग्स की बात है तो ये सही है कि एक समस्या है, आज हर उभरते हुए बड़े शहर की एक बड़ी चुनौती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। ड्रग्स के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ भी होती रहती हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों से भी बराबर अपील करते हैं। इसमें हम लोगों ने स्पेशल यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी शुरू की है, जिस पर व्यक्ति अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए सूचना दे सकता है, तत्काल कार्रवाई होती है। यह सही है कि इसके बावजूद भी कई जगहों पर संभव है कि कई जगह पे सुनसान गलियों में या सुदूरवर्ती इलाकों में ऐसी संभावना हो सकती है, लेकिन यह भी सही है कि जब भी इसमें सूचना आती है, जब भी जानकारी आती है, पुलिस तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करती है। बिल्कुल। सर, एक और सवाल ये है कि जो बेचने वाले आरोपी होते हैं, हर आरोपी का एक खास तरह का मॉडस ऑपरेंडी होता है, जो बड़े सप्लायर हैं, तो क्या इनको ध्यान में रख करके कोई कार्य योजना तैयार की है ताकि इन पर अंकुश लगाया जा सके, जो बड़े सप्लायर्स हैं? जैसा कि हमने बोला कि जो ऑपरेशन अंकुश हम लोगों ने शुरू किया था, इसमें जो हेल्पलाइन नंबर दिया है, इसमें खासतौर पर व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि अगर आपके क्षेत्र में, अगर आपके इलाके में, सुदूरवर्ती क्षेत्र में अगर कहीं लगता है कि कोई व्यक्ति इस तरह की अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, किसी की संलिप्तता पाई जाए, तो आप तत्काल सूचना दें। पहचान गोपनीय रखी जाती है, पुलिस कार्रवाई करती है और उसमें तत्परता से कार्रवाई के बाद इसमें सजाएं भी मिलती हैं। कई बार इसमें जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें कड़ी सजाएं भी न्यायालय से मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों का एक असर होता है। अगर हम देखेंगे तो लगातार इस तरह की गतिविधियाँ काफ़ी कम हुई हैं।
ये सही है कि एक बड़ी समस्या है। और अगर आप इस शहर के छोड़ दें, किसी भी बड़े शहर की लेंगे तो बड़ी और जो समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण जो समस्याएं हैं उनमें से यह एक है, खासतौर से युवा पीढ़ी के समक्ष जो समस्याएं हैं, इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता। और इसमें सभी लोगों को तत्परता से, खासतौर पे पुलिस इसमें मजबूती से, एक बहुत अहम पहलू है, पुलिस तो मजबूती से कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन खासतौर पे एक आम व्यक्ति को भी जब सूचना मिले, कहीं से जानकारी हो, और खासतौर पे उसमें अगर दृढ़ता के साथ हो कि उसकी सूचना पे कार्रवाई होगी, तो जानकारियाँ आती भी हैं। मैंने जिक्र किया अभी शुरू में, आपके कार्यक्रम में पूछा आपने कि अभी 13 करोड़ रुपये से ज़्यादा के ड्रग्स हम लोग पकड़ चुके हैं, और ये सब यहाँ के लोगों की सूचनाएँ पर और स्थानीय जानकारी के आधार पर ही हुआ है। तो इसलिए पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है और इस समस्या की भयावहता को समझती है, इसको लेकर के गंभीर है। सर, जैसा मैं पहले आपसे बता रहा था कि चाहे मंगलवारा हो, इतवारा हो, बिट्टन मार्केट हो या 74 बंगले हैं जहां पर मंत्री, कई सारे IAS IPS अफसर रहते हैं, तो क्या आप लोगों ने भी कोई ऐसी जगह चिन्हित की है जहां पर सप्लायर हैं जिन पर अंकुश लगाना बाकी है, और यहां पर खास तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है, जैसे कोई कॉलेज का इलाका हो, चाहे फिर ये VVIP इलाके हों, तो आप लोगों ने भी क्या कोई जगह ऐसी चिन्हित की है? इसमें कुछ क्षेत्र हैं ऐसे जहाँ पर इस तरह की समस्याएं रहती हैं। कुछ पुराने भोपाल के कुछ क्षेत्रों में इस तरह की शिकायतें आई हैं जिसमें कार्रवाइयाँ की गई हैं। कुछ और शहर के आउटर इलाकों में, कुछ सुनसान इलाकों में, कुछ पुराने खंडहरों में, कुछ ऐसे जगहों पर जहाँ लोगों का आना जाना ना हो, इस तरह की शिकायतें आती हैं। हम लोग इस तरह की शिकायतों के डायल 100 पे जो कॉल्स आते हैं, उस कॉल्स पे उस एरिया को चिन्हित करते हैं कि आखिर किस इलाके से इस तरह की खास कॉल जनरेट हो रही हैं, और उनके गूगल लोकेशन के आधार पर उन इलाकों में भी हम नज़र रखते हैं और कार्रवाइयाँ करते हैं, हॉटस्पॉट चिन्हित करते हैं। तो इस तरह के इलाके हैं और पुलिस की लगातार नज़र है, और इसमें खासतौर पे पुलिस जनता से इसमें काफ़ी सहयोग के आधार पर काम करती है, क्योंकि बहुत सारी अगर सुदूरवर्ती और ऐसे जगहों पे जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो, जो शहर के बाहरी इलाका हो, उसमें पुलिस कई बार सीधे कार्रवाई नहीं कर पाती है, कई बार सूचना नहीं रहती है। लेकिन इसमें अगर जानकारी आती है, सूचना आती है, तो पुलिस कार्रवाई करेगी, इस बात को सुनिश्चित किया जाता है। सर, एक और जो चिंताजनक पहलू हमें दिखा है वो ये कि कई महिलाएं हैं, कई बच्चे हैं जिन्हें इस कारोबार में लगा दिया गया है। क्या इनको ध्यान में रख कर के कोई कार्य योजना तैयार की जा रही है कि कम से कम इन लोगों को इस नशे के कारोबार से निकाला जाए, और खास करके जो छोटे बच्चे, इन पर ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे इनका भविष्य खतरे में पड़ जाए? खास तौर पर यह आपका कहना सही है कि विगत में कुछ ऐसे गैंग्स भी पकड़े गए हैं। एक ऐसी चेन पकड़ी गई है जिसमें कई बार महिलाएं भी उसका हिस्सा रही हैं। कई बार इस तरह के तस्करी में, ड्रग्स में, खासतौर पे इसलिए कि महिलाओं को कई बार हम उन पे सोच नहीं पाते कि महिलाएं भी उसका हिस्सा होंगी, और कई बार जांच की प्रक्रिया से आसानी से निकल सकती हैं, ऐसा जो चेन में जुड़े लोग हैं उनका मानना होता है। लेकिन पुलिस ने लगातार उनको भी पकड़ा है, उनको भी चिन्हित किया है, और इसमें जहां पहचान सुनिश्चित हो गई है उसमें पुलिस ने कार्रवाई भी सुनिश्चित की है, और ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार पुलिस नज़र रख रही है। सर, ये एक बड़ा मामला है, क्योंकि सीधी सी बात है, जैसा कि गुजरात ATS ने भी हमें बताया कि कोई अंतर्राष्ट्रीय रूट भी था, या कई और राज्यों से भी कच्चा माल आ रहा था, या यहाँ से बनकर ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी। तो बाकी राज्य की जो एजेंसियाँ हैं, चाहे केंद्र की एजेंसियाँ हैं, इनसे आपको किस तरह से सहयोग मिल रहा है, या आप इनको किस तरह से इनका सहयोग कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर रही है। इसमें चूंकि सभी एजेंसीज हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, सबका उद्देश्य एक ही है, ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जीरो बेस्ड पूरी तरह से किसी भी तरह का टॉलरेंस के बिना काम करना, उनका किसी भी तरीके से पूरी तरीके से प्रतिबद्धता के साथ काम करना। और अगर हम देखेंगे तो लगातार कार्रवाइयाँ हुई हैं और सभी जो एजेंसीज हैं वो बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल NDTV के स्ट्रिंग ऑपरेशन पर था। NDTV ने हकीकत बताई है भोपाल की सड़कों पर, लेकिन सब जानते हैं कि पूरे राज्य में इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन हमारा सवाल भोपाल के स्ट्रिंग ऑपरेशन पर है। क्या इसके बाद जिन जगहों को या जिन पेडलर्स को हमने चिन्हित किया है, क्या उन पर कार्रवाई में हम कोई तेज़ी देखेंगे? नहीं, लगातार हम लोग कार्रवाई करते रहे। अगर आप देखेंगे तो पिछले कई सालों में लगातार बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसमें पुलिस की कई टीमें स्पेशल गठित हैं जो इसके खिलाफ काम कर रही हैं, क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे कई बार जो हमारी युवा पीढ़ी है इसका प्रभाव काफ़ी हो रहा है। जितने भी बड़े अपराध हैं, बड़े अपराधों में जो बड़े घटनाएं होती हैं, सनसनीखेज घटनाएं होती हैं, उसमें अधिकांश में ड्रग एडिक्ट होते हैं। इसलिए समस्या की भयावहता से पुलिस गंभीर भी है, इसे परिचित भी है, और अभी लगातार जैसी सूचना मिलती है इसमें कार्रवाइयाँ भी होती हैं। जैसा मैंने बताया कि जो इंडस्ट्रियल ड्रग्स की पूरा मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि एक सीमा है, एक छोटी सी इसमें चुनौती है कि इंडस्ट्रियल ड्रग्स के जितने भी प्रोडक्ट जिनसे खासतौर पे सिंथेटिक ड्रग्स बनते हैं उसमें से 99% प्रतिबंधित नहीं है, शेड्यूल ड्रग्स नहीं है, वो एक इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, वो एक उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं,
और उनको पूर्व से प्रतिबंधित नहीं किया गया, उनको आम व्यक्ति भी अपने घर में रख सकता है। ऐसे में बड़ी चुनौती है कि अगर उनको ड्रग को अगर प्रोसेस कोई कर ले तो ड्रग में बदल जाते हैं। तो इसमें ये जानना जरूरी है और खासतौर पे इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस अगर कोई भी ऐसी छोटी छोटी जानकारी आती है उस पर संवेदनशीलता से काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा, जिन्होंने तफसील से बताया है कि ड्रग पेडलर्स के ऊपर या भोपाल में जिस तरह की खुलेआम ड्रग्स की खरीद बिक्री हो रही है, इस पर पुलिस कैसे अंकुश लगा सकती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें हमने देखी हैं वो इस ओर इशारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें आश्वस्त किया गया है कि इन पेडलर्स पर कार्रवाई होगी और भोपाल एक तरह से ड्रग फ्री जो राजधानी है, देश की सबसे साफ़ सुथरी राजधानियों में शुमार है, ये तमगा उसको हासिल होगा ड्रग्स के मामले में भी। हम लगातार ड्रग्स पर बात कर रहे हैं और ड्रग्स पर बात करने के लिए जिम्मेदारों के पास पहुंच रहे हैं। हमारे साथ शिवपुरी के विधायक हैं देवेंद्र जैन। उनसे बात करते हैं कि वो ड्रग्स को कितना खतरनाक मानते हैं और समाज से ड्रग्स को दूर करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। देवेंद्र जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। आप ये बताइए कि कहीं ना कहीं ड्रग्स कॉलेज कैंपस हो, स्कूल कैंपस हो, पहुँच रही है, लगातार पुलिस पकड़ भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पेडलर जो है कामयाब हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैं जिस दिन से विधायक बना शिवपुरी में, मैंने अपने निजी सूत्रों से भी इस प्रकार के कुकृत्य में संलग्न जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके बारे में जानकारी की, प्रशासन को बताया। मैं जहाँ तक समझता हूँ शिवपुरी हमारे जो एसपी हैं, कलेक्टर हैं, उनने पूरी ताकत से कार्रवाई की है और मैं भी दृढ़ संकल्पित हूँ कि मैं अपने कार्यकाल में शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार के ड्रग्स जो मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारी भावी पीढ़ी का भविष्य नष्ट कर सकते हैं, उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएंगे। बिल्कुल। तो लेकिन ये जो लगातार पकड़ आ रही है, अब ड्रग्स तो आप लगातार देख रहे हैं पकड़ रहे हैं, तो फिर ड्रग्स जब पकड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सप्लाई तो हो रही होगी, तभी तो लाई जा रही है। बिल्कुल। इनके जो सूत्र हैं, ज़्यादातर लोगों से पता पड़ता है कि ये राजस्थान के द्वारा, राजस्थान साइड से ही, क्योंकि कई अपराधी जो पकड़े हुए हैं वो उसी साइड के पकड़े हुए हैं। तो अब राजस्थान में भी आपकी सरकार है, ऐसे में अगर हम बात करें तो सरकार अगर दोनों कम्युनिकेशन बिठाएं तो क्या इन लोगों को रोका जा सकता है? नहीं, क्यों नहीं रोका जा सकता। इच्छा शक्ति, जब अधिकारियों की और प्रशासन की इच्छा शक्ति होती है तो ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसको ना किया जा सके। जब बात अगर ड्रग्स की है तो फिर पक्ष जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे जानने की कोशिश हमने की। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो विपक्ष के विधायक हैं वो क्या कहते हैं। हमारे साथ में पोहरी के विधायक हैं कैलाश कुशवाहा जी, उनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि ड्रग्स को लेकर के वो क्या कहते हैं। लगातार कुशवाहा जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार ड्रग्स पकड़ी जा रही है, तो फिर ड्रग्स पकड़ी जा रही है तो फिर लगातार इसकी सप्लाई भी कहीं ना कहीं हो रही है ना। मैं एनडीटीवी आपको पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि ये मुझे मालूम चला आपने भोपाल में बहुत बड़ा बंडाफोड़ अपनी रिस्क पर एनडीटीवी ने किया है और हम भी यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और मैंने तो इनाम तक रखी है कि जो भी यहाँ वीडियो या ऑडियो द्वारा मुझे इसमें के सबूत देगा, ड्रग्स के सबूत देगा, तो मैं उनको इनाम दूंगा। और मैं कई लोगों को इनाम भी दिए, नाम मेरी मजबूरी में बता नहीं पाया क्योंकि उनकी जान को खतरा हो। भोपाल में पकड़ी गई है और ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरह से वहां से पूरे देश के लिए नशा की सप्लाई की जा रही थी, एक दवाई के रूप में बना के की जा रही थी, उससे तमाम सारी अभी परतें खुलेगी। भोपाल में हमारे एनडीटीवी ने एक बड़ी आज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी पेश की है कि किस तरह से नशा ग्वालियर में भोपाल के अंदर पॉश इलाकों से लेकर के और गरीब स्लम बस्तियों तक में कैसे पहुंचता है, उस पूरे रैकेट का उन्होंने पर्दाफाश किया है और कैसे ये नशा पूरे स्कूलों से लेकर सब दूर तक फैल रहा है। ग्वालियर भी इससे अछूता नहीं है। ग्वालियर में भी अगर हम देखेंगे तो नशे का कारोबार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और इस कारोबार में जब सबसे ज्यादा शिकार बच्चे ही होते हैं, स्कूली बच्चों पर इसमें टारगेट किया जाता है। और हम देखते हैं कि गलियों में, पार्कों में, उसके आसपास तमाम स्मैक और नशे के आदि बच्चे घूमते पाए जाते हैं। तो ग्वालियर में भी इसका प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। हम ग्वालियर के लोगों के बीच में हैं और उनसे ही हम जानना चाहेंगे कि ये कितनी खतरनाक है। सर, भोपाल में तो एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया, ग्वालियर में आपको क्या लगता है कितना खतरा है इसका? निश्चित तौर पे आज की युवा जनरेशन जो है वो
नशे की तरफ झुकाव उनको आकर्षित किया जा रहा है और इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, चाहे स्कूल हो या सामाजिक क्षेत्र की और जगह हो, वहां पे इन चीजों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और ऐसा लगातार सुनने में आता है ग्वालियर में भी कि स्कूल इसके आसपास पे विभिन्न तरीकों से नशों का कारोबार किया जाता है और हम सभी लोगों को मिलजुल के इसके खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए और इसके विरुद्ध युवाओं को जागृत भी करना बिल्कुल चाहिए। युवाओं को जागरूक भी करना चाहिए। क्या क्या लगता है कितना नुकसान हो रहा है इस तरह से ये नशे के कारोबार से? निश्चित रूप से देखा जाए तो युवा पीढ़ी के लिए ये वास्तव में ही बहुत ही दयनीय आवाज है ये ऐसी। हमें सबसे पहले तो क्या है कि प्रशासन को जगह जगह स्कूलों में जो प्रशासन की गाड़ियां हैं वहां खड़ी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि असामाजिक तत्व जो हैं वो जो स्नैक्स और ये चरस जो लेके आते हैं इन पर रोक लगाई जाए और उनके माध्यम से जो बड़ा गिरोह है जब उसको हम पकड़ लेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा सा ये सुधार आएगा। बिल्कुल बड़े गिरोह को पकड़ा जाना चाहिए। ये बताइए कि इसके पीछे केवल वही लोग हैं जो बेचने वाले या कोई बड़ा रैकेट काम करता है, बड़े लोगों का हाथ रहता है इसमें? पीछे से बड़ा रैकेट ही काम करता है। ये तो छोटी मछलियां हैं जिनको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं या कुछ करते हैं और इनसे कुछ हासिल नहीं होना है। जैसे भोपाल में फैक्ट्री पकड़ी गई है उसमें सभी बड़े रसूख वाले लोग थे और प्रशासन के साथ साथ माँ बाप को इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आजकल जो मैं देखता हूँ कि बच्चे सुबह का गया हुआ है बच्चे और रात को 2-2 बजे तक आ रहे हैं। माँ बाप ये नहीं पूछते कि तुम कहाँ थे, कैसे थे, किसके साथ थे। तो ये मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण है जी। ये जो कारोबार ये लोग सबसे ज्यादा टारगेट किसको करते हैं और इसका अपराध से क्या संबंध है? क्या अपराध बढ़ रहे हैं इससे? इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा जो आपने हमारे साथी ने भी ये बात उठाई है कि नशे का और समाज का जो सरोकार है उस पर बातचीत बहुत कम हो रही है क्योंकि जो नशा है एकांत मांगता है। भोपाल में 1800 करोड़ का जिस तरह से ड्रग्स पकड़ा गया है, एनडीटीवी ने जो ड्रग्स कारोबार है उस पर खुलासा किया है। कटनी की में इसका कितना असर है यह देखने को आता है। बीच बीच में यहाँ पर हालांकि स्मैक और गांजा सहित अन्य गतिविधियों पर पुलिस जो है कार्रवाई करती है जिसकी बात आती है, लेकिन युवाओं पर इसका कितना व्यापक असर पड़ रहा है हम कुछ युवाओं से यहाँ बात करेंगे। ये बताइए कि नशा जो है कटनी में कितना फैल रहा है, किस तरह से फैल रहा है? सर जैसा अभी देखा जाए वर्तमान सिनेरियो में सर नशे की लत सर युवाओं में लग रही है और धीरे धीरे जो युवा हैं नशे की चपेट में आ रहे हैं। ये देखा जा रहा है। मैं खुद कॉलेजों में अभी अध्ययनरत हूँ तो मैं अपने दोस्तों और आसपास के माहौल से देख के बता सकता हूँ कि सर युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। सर किस तरह का नशा दिखते हैं? सर जैसे अभी गुटखा हो गया, खैनी हो गया और सर सिगरेट स्मोकिंग और बहुत सारे लोग जैसे बागले टाइप के रहते हैं, गांजा आजा वगैरह भी करते हैं सर। हाँ तो चपेट में आ रहे हैं कहीं सर, आ रहे हैं कहीं न कहीं युवाओं पर ये सर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है जो कॉलेजों में पैर पसार रहा है? सर ऐसा कुछ कहा तो नहीं जा सकता कि पर्टिकुलर कौन किस संदर्भ में किसका हाथ हो सकता है, लेकिन सर ये है कि युवाओं में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। सर बिना जागरूकता के युवाओं का कुछ नहीं हो सकता। सर मेरा मानना है सर कि इसके लिए कड़े जो नियम हो सकते हैं स्कूलों कॉलेजों या कहीं भी ऐसी गवर्नमेंट संस्थाओं में, तो वहाँ से 100 मीटर 200 मीटर जो भी है उसमें पाबंदी लगा दी जाए और जो भी कुछ है तो सर हो सकता है कि थोड़ा सा नशे ना आए। सर ये सर मेरा नाम हरिचरण चौधरी है और ये हरिचरण चौधरी हैं, स्टूडेंट हैं जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो नशे का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, काफ़ी युवाओं में आ गया है। हालांकि ये ज़्यादा बड़े शहरों में जिस तरह से हीरोइन और चरस वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं स्मैक और गांजा और शराब वगैरह जो है इसका नशा करते युवा दिखते हैं। इससे समाज पर कितना असर देखते हैं आप, कितना पड़ता है? सर इसका समाज पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आजकल हम देखते हैं सर कि जनरली जो लड़के होते हैं अपने स्कूल टाइम से ही वो नशे के आदी हो जाते हैं और धीरे धीरे जब वो सर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है शादी वाली, तब सर उनकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि वो अपने परिवार को भी नहीं देख पाते हैं।
तो सर ये मैं देख रहा हूँ कि लोगों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है नशे का। तो इसके पीछे क्या लगता है कि इसको कड़ाई करना चाहिए, कौन है? भोपाल में ड्रग्स की सबसे बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के बाद एनडीटीवी ने खुलासा किया है कि कैसे ड्रग्स भोपाल की गली मोहल्लों तक में खुलेआम बिक रहा है। और आपको बताएं कि ड्रग्स वो नासूर है जो युवाओं की जिंदगी के लिए तो खतरा ही, साथ में देश के भविष्य के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। इस बारे में क्या सोचती है छिंदवाड़ा की जनता? हमारे साथ कुछ युवा वर्ग यहाँ पे मौजूद है जो कि क्या सोचते हैं आने वाले जो ड्रग्स का कारोबार जो फैल रहा है उसके बारे में। सबसे पहले आपका नाम बताओ। आदेश वर्मा। आदेश, ये बताओ कि जो भोपाल में सुना होगा कि ड्रग्स की जो फैक्ट्री का खुलासा हुआ और भोपाल में जो गली गली में जो ड्रग्स बिक रहा है, इसको लेके क्या सोचते हो कि क्या सिस्टम ये कमजोर है या ये ड्रग्स माफिया के जो लोग हैं इनके हाथ इतने मजबूत है कि सिस्टम में इन्होंने पेनिट्रेट कर लिया है? देखिए, सबसे पहले तो बोलना चाहूंगा, नशा नाश की जड़ है और ये जो 1800 करोड़ की फैक्ट्री पकड़ाई है, मैं तो समझता हूँ कि ये प्रदेश के और अन्य जिलों में भी ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्री जो है वो काम कर रहे हैं लोग। और गली मोहल्लों में, ये राजधानी में अगर ये इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है तो बाकी शहरों में आप सोचिए, इसमें भी एनसीबी जो टीम आई है उनको काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि युवाओं को इससे बचना चाहिए। ये लोग तो, इनका तो काम ही है कि ये युवाओं को बिगाड़े, इनके तक नशा पहुंचाए ताकि ये, और सिस्टम के लोग बिल्कुल मिले हुए, आप छिंदवाड़ा में हो या किसी भी छोटे छोटे शहरों में हो, नशे के सामान आपको कहीं भी मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। और तो लिहाजा कुछ लोग हैं हमारे साथ, और भी कुछ लोग मौजूद हैं। नाम बताइए अपना। लवी राय। लवी, ये बताओ कि क्या लगता है कि जो ड्रग्स के जो जगह जगह पे आप खासतौर पे देख रहे हैं युवा वर्ग में काफी इन्होंने पेनिट्रेट कर लिया है, क्या लगता है सिस्टम कहाँ पे कमजोर पड़ रहा है इन चीजों को रोकने के लिए? सबसे मेन तो इनकी जो सप्लाई जो चेन है वो बहुत जम के फैल गई है और मेन के आसान हो गया है ये बच्चों तक पहुंचाना या सब लोगों के पास पहुंचाना बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो ड्रग्स की सप्लाई अभी कितनी खतरनाक हो गई है? बहुत ज़्यादा हो गई। पहले तो बहुत टफ था, अब तो आजकल लोकल चैनल्स वगैरह सब एस्टैब्लिश्ड है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट भी है कहीं ना कहीं, वरना इतना वाला रैकेट इतनी ईजीली हो नहीं सकता। अभी रिसेंटली जियो सिनेमा पे भी 1-2 सीरीज़ आई, उसमें बहुत ज़्यादा, और आजकल ग्लैमराइज बहुत हो रहा है, युवाओं पे कितना असर पड़ रहा है इसका? बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट मेरे कॉलेज के सामने इतने सारे बेसिक स्मोकिंग से स्टार्ट होती चीज़ें, तो फिर इंसान जाता है तो उससे बेनिफिट तो कुछ होगा नहीं। सरकार कोशिशें कर रही है कि जो ये पेडलर्स है चल रहे हैं जो बेच रहे हैं उनके रोकथाम के लिए पेडलर्स को रोकने की सरकार कोशिश करी, कहाँ तक ये रुका जा सकता है और कितना चुनौतीपूर्ण है? इजी तो नहीं है, बट नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ही बहुत करप्ट है आज की डेट में। उनको ड्रग्स आएगा, सप्लाई आएगी तो वो खुद ही रीसेल कर देंगे, उसमें ही उनका बहुत प्रॉफिट है। उनकी सैलरी से 2 गुना 3 गुना वो कमा लेंगे। जो धंधा है ये खुलेआम चल रहा है, पेडलर्स जो खुलेआम शहर में घूम रहे हैं। हाँ, कभी आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है जिसमें आपको कभी ऐसी चीज़ों से काउंटर करना पड़ा हो? नो, बट मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था, मतलब इसी वो DAVV तलस्कर में IT पार्क के सामने, वहाँ पे उनको सामने मतलब जस्ट भवर को वहाँ पे ऑफर करी गई थी। वो तो मतलब पुलिस वालों के सामने, इनफैक्ट बहुत पुरानी बात है मतलब, बट है। इस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? नशा जो मानव समाज के लिए दुष्प्रभावी है, यह हर घर को बर्बाद कर रहा है आज के समय में। ख़ास तौर पर युवाओं में यह ऐसा प्रभाव दिखा रहा है कि उनका कैरियर समाप्त होता जा रहा है। न जाने कितने माता पिता के जो अरमान हैं वो पानी में बहते जा रहे हैं। तो आज हम सीधी में हैं और कुछ युवाओं से बात करेंगे। बात ऐसा करेंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही भोपाल में 1800 करोड़ की जो ड्रग फैक्ट्री है पकड़ी गई, अवैध रूप से संचालित हो रही थी। तो उसी के संबंध में बात करेंगे कि आखिर युवा जो वर्ग है हमारा इस नशा को लेकर के क्या सोचता है, उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? शिवम शुक्ला। ये जो नशा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो नशा है आज हमारे देश के युवाओं को उनके लक्ष्य से भटका रहा है। आए दिन कई ऐसे परिवार हैं जो नशा की वजह से टूट रहे हैं। नशा की वजह से समाज में एक दुख परिणाम जा रहा है। एक तरफ तो सरकार नशा मुक्ति अभियान चलाती है और दूसरी तरफ नशा को बढ़ावा दे रही है। अभी हमारे प्रदेश में 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। आखिर ये ड्रग्स आई कहाँ से? इससे पहले भी थी, क्यों नहीं जांच होती? आज बहुत ऐसे नशा के वो चल रहे हैं छोटे छोटे उसमें घरों में, जिसकी वजह से समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। अगर सरकार चाहे इसको रोकने से कई घर टूटने से भी बच जाएंगे। इसलिए हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि नशा जो है उसको बंद करने की कृपा की जाए। मध्य प्रदेश में किस तरह से ड्रग्स सप्लाई हो रहा है जिसका असर सीधा युवाओं पे पड़ रहा है, हम बात करें ऐसे युवाओं से जो
जिनका कहना है कि ड्रग्स सप्लाई नहीं होगा तो आखिर युवाओं के पास जाएगा कहाँ से। हमारे साथ युवा हैं, क्या शुभ नाम है आपका? जय जी, किस तरह से आप ड्रग्स को देखते हैं, ड्रग्स की सप्लाई को देखते हैं, क्या बोलें इस मामले में? आजकल जो ड्रग्स की सप्लाई है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो गई है मार्केट में, और इतने डीलर हैं कि इसका कोई मतलब है ही नहीं। मतलब बहुत सारे डीलर्स हैं, आपको इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, नंबर है, कुछ भी है। और सबसे ज़्यादा हब जो बना हुआ है नशे का वो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अधिकतर यंगस्टर्स ड्रग्स कंज्यूम करते ही हैं, सुबह से शाम में, रात में, मतलब उनका पूरा दिन नशे में ही निकल जाता है। और अधिकतर उसको लेने के बाद उनमें आता है एग्रेशन के बाद फिर वो कुछ भी करने लगते हैं, इसलिए मर्डर होते हैं, सुसाइड्स होती हैं, बहुत सारे गलत काम होते हैं। तो इसलिए ये सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और थोड़ी इन पे रोक लगानी चाहिए। ड्रग्स सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को इन पर रोक लगाना चाहिए। किस तरह से आप ड्रग्स सप्लाई को देखते हैं, ड्रग्स के नशे को देखते हैं? मुझे लगता है कि शहर के शासन प्रशासन दोनों इसके जिम्मेदार है, और राजनेता भी इसमें कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, क्योंकि जो भी अपन ड्रग्स देखते हैं, जो भी मिलता है, जो भी बेचता है, जो भी सेल करता है छोटे शहर में या छोटे कस्बे में, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन पार्टियों से, कहीं गुंडागर्दी इनसे टच रहता है। और नशा आज हमारे समाज के लिए कितना घातक हो चुका है, इसे अब कहने की आवश्यकता नहीं है। नशे की पकड़ लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, खास तौर पर उन युवाओं के लिए जो हमारी देश की भविष्य हैं। हमारे देश की जो भविष्य की पीढ़ी है, जो युवा है, वो कहीं ना कहीं नशे के बुरी तरह से गिरफ्त में आते जा रहे हैं। हमने देखा जिस प्रकार से भोपाल के अंदर एक बड़ी रैकेट की कार्रवाई हुई, 1800 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए, लेकिन बात एक ड्रग्स की कार्रवाई की नहीं है या पकड़ने की नहीं है। जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं होगी और हम आप सब मिलकर कहीं ना कहीं इसके प्रति सचेत नहीं होंगे, अपने बच्चों को सचेत नहीं करेंगे, अपने आसपास के लोगों को सचेत नहीं करेंगे, तब तक इस मुहिम को सफल होना मुश्किल है। हमारे साथ इस मुद्दे में सत्ता में बात करने के लिए आज तमाम लोग मौजूद हैं जो इस जगत में, इस फील्ड में लगातार वर्षों से काम करते चले आ रहे हैं। मेरे साथ हैं सतना के एडीपीओ श्री धर्मेंद्र सिंह जी, जो लगातार कानूनी पहलू के ऊपर उनसे बात करके जानते हैं कि किस तरह से नशा जो है युवाओं में और इस प्रकार से क्या कर रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सर, नशे का तो यानी इम्पैक्ट बहुत ही ख़राब है जी। बच्चे इससे दिन भर आजकल इतनी सस्ते हो गए हैं नशे कि एक टैबलेट खाते हैं और पूरे 24 आवर्स नशे में रहते हैं जी, और उससे अपना शिक्षा दीक्षा सारी चीज़ें जी अपना पूरा जीवन स्पॉइल कर रहे हैं। तो इस पर ज़रूर एक स्टिक कदम उठाया जाना चाहिए, जिससे और जागरूकता फैलाना बहुत आवश्यक है। और ख़ास तौर से जो लो कैटेगरी के, जैसे मतलब जो अशिक्षित समाज हमारा है जी, जो एक वंचित है, उसमें बेसिकली जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है।